Assalamualaikum dear students. कैसे हैं आप सब? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 5. बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन पाकिस्तान और आज हमने पढ़ना है लाइफ स्टॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक होता क्या है? बच्चों, ये जो हम गाय भैंस से पालते हैं और मुख्तलिफ जानवर जो कि खेती बाड़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत से लोग मुर्गियां भी पालते हैं क्योंकि वो अंडे देती हैं। इसके अलावा उनका गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सब को मिल मिलाकर हम कहते हैं लाइव स्टॉक। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर। अब लाइव स्टॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में, यानी कि ज़राअत में। कैसे? क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो ये जानवर इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी के दौरान, यानी कि जब उन्होंने हल चलाना होता है। इसके अलावा ये जानवर पानी भर कर लाने में या उन पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। More farmers are now using tractors to plow the fields, but animals are still used on small farms. अब जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे फार्मर्स यूज कर रहे हैं ट्रैक्टर्स टू प्लो द फील्ड्स, यानी कि अपनी फील्ड्स में हल चलाने के लिए। बट एनिमल्स आर स्टिल यूज्ड ऑन स्मॉल फार्म्स, लेकिन जो स्मॉल फार्म्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे खेत हैं, वहां पर अब भी लोग जानवर इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में हल चलाने के लिए। ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से पहली वजह तो ये है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए या कोई भी नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए या मशीनरी खरीदने के लिए आपको चाहिए होते हैं बहुत से पैसे। तो हमारे बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि ये बड़ी मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो जानवरों का ही इस्तेमाल करते हैं हल चलाने के लिए। इसकी दूसरी वजह ये है कि ये जितनी भी मशीनरी होती है, इसको ऑपरेट होने के लिए भी बहुत सी जगह चाहिए होती है। मतलब अगर इसने मुड़ना भी होता है तो इसको कुछ एरिया चाहिए होता है। अब हमारे जो छोटे छोटे खेत होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि वो मशीनरी वहाँ पर यूज़ की जा सके, इसीलिए वो मशीनरी उन छोटे छोटे खेतों में इस्तेमाल नहीं की जा सकती और लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जानवर, जैसे कि गाय भैंसें, बैल, दांत, इस तरह के जानवर अपने खेतों में हल चलाने के लिए। पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स। अब इन जानवरों से हमें दूध भी मिलता है, इसीलिए हमारी कंट्री फेमस है दूध के मामले में भी। पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स। जो दुनिया में मशहूर मुल्क हैं जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, उनमें से एक हमारी कंट्री भी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मीट वी ईट कम्स फ्रॉम बफलोज, काउज एंड गोट्स। अब हम अक्सर चिकन खाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम मटन, बीफ, इस तरह के गोश्त खाते हैं। मोस्ट ऑफ द मीट वी ईट कम्स फ्रॉम बफलोज, काउज एंड गोट्स। तो काउज, गोट्स, बफलोज, इनका गोश्त भी हम खाने में यानी कि अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, और देखा जाए तो इनका गोश्त बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू द चिकन, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से पाले जाते हैं। जबकि जो चिकन है उसके मामले में आजकल कहा जाता है कि दे आर फेड ऑन फार्म, सो दे आर नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसीलिए जो मटन है, बीफ है, वो भी अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट इज़ मोर हेल्दी। Sheep and goats live on rugged land, nibble thin grass and survive in dry areas. अब जो sheeps होती हैं और goats live on rugged land. Rugged land हम ऐसे land को कहते हैं, ये ऐसी ज़मीन को कहते हैं जो कि uneven होती है, बहुत ही rough होती है, यानी कि जो plain नहीं होती बल्कि uneven होती है, उस पर चलना मुश्किल होता है। लेकिन जो sheeps और goats होती हैं उनको आदत होती है ऐसी ज़मीन पर चलने की, इसलिए वो रगेड लैंड पर बड़ी आसानी से मूव कर लेती हैं। निबल थिन ग्रास। निबल करने का मतलब होता है छोटे छोटे नवाले लेना, इसीलिए इस रगेड लैंड पर जो पौधे लगे हुए होते हैं, शीप्स एंड गोट्स उनके छोटे छोटे नवाले लेकर खाती जाती हैं। एंड सर्वाइव इन ड्राई एरियाज। इसके अलावा ये ऐसे एरियाज में सर्वाइव कर सकती हैं जो कि ड्राई होते हैं, यानी कि अगर किसी जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी मुश्किल है
या नहीं है या बहुत ही थोड़ा पानी है, तो ये ऐसे एरियाज में भी सरवाइव कर सकती हैं। तो फिर इनको रखने का ये फायदा होता है कि आपको इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता, या आपको ये नहीं देखना पड़ता कि जो ज़मीन है वो इवन हो, बल्कि ये रगेड लैंड में सरवाइव कर सकती हैं। दे कैन निबल थिन ग्रास, और इसके अलावा ये ड्राई एरियाज में भी सरवाइव कर सकती हैं। शीप आर केप्ट फॉर देयर मीट, वूल एंड स्किन। अब जो शीप है वो हम सिर्फ मीट के लिए नहीं, बल्कि वूल यानी कि उनके ऊपर जो वूल होती है, और स्किन, और उनकी जो स्किन होती है उसके लिए भी ये यूज की जाती हैं। क्योंकि उनके ऊपर जो वूल लगी हुई होती है उनके स्किन के ऊपर, उसको हर कुछ अरसे बाद रिमूव करना जरूरी होता है, क्योंकि वो मुसलसल ग्रो करती है। अगर उसको रिमूव नहीं किया जाता तो वो इन इटसेल्फ बर्डन बन जाती है उस जानवर के लिए जिसकी स्किन पर वो ग्रो कर रही होती है। और वो वूल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है कारपेट्स बनाने में, कपड़े बनाने में, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए। एंड स्किन, और उनकी स्किन लेदर की चीज़ें बनाने में यूज़ की जाती है। पाकिस्तान हैज़ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर फार्मिंग लाइव स्टॉक। अब हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है जो कि काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं, मतलब एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ऐसा नहीं होता कि इतनी शदीद ठंड पड़ जाएगी कि काबिल बर्दाश्त ना रहे, जैसा कि बहुत से रीजन्स में होता है, वहाँ पे जानवरों का रहना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे जो रीजन का क्लाइमेट है, यहाँ पे लाइव स्टॉक फार्मिंग पॉसिबल है, यानी कि जानवरों को पालना और फिर उनसे फ़ायदा हासिल करना। गवर्नमेंट सपोर्ट स्मॉल फार्मर्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे फार्मर्स को, यानी कि हमारे किसानों को सपोर्ट करती है कि वो लाइव स्टॉक फार्मिंग करें, यानी कि जानवर पालें और उसके बाद उनका दूध, उनका गोश्त, उनकी स्किन और उनकी वूल को मार्केट में बेचें। एंड लार्ज स्केल फार्म्स विच हैव स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट लार्ज स्केल फार्म्स को भी सपोर्ट करती है, यानी कि जो बड़े बड़े फार्म्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है, विच हैव स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि यानी जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में बिल्कुल नई नई आई होती है उसका इस्तेमाल करना। तो हमारी गवर्नमेंट सिर्फ स्मॉल फार्म्स को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि जो लार्ज स्केल फार्म्स हैं उनको भी सपोर्ट करती है, जिनके पास हो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी उनके पास सबसे जदीद टेक्नोलॉजी हो, तो उनको भी हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और वो ये काम करेंगे कि वो गोश्त बेचेंगे, दूध बेचेंगे, वूल बेचेंगे, स्किन बेचेंगे, तो इससे हमारी गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। Pakistan also exports to many countries, especially where there is a growing demand for halal meat. अब बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जानवर को ज़िबा किया जाता है। अब ज़िबा एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है, हम बिस्मिल्लाह पढ़कर, कलमा पढ़कर जानवर को ज़िबा करते हैं। हमारा एक प्रॉपर तरीका है, रिलीजियस तरीका है, जिसको फॉलो करते हुए हम जानवर को ज़िबा करते हैं, और उसके बाद ही हम ये कंसिडर करते हैं कि वो जानवर हमारे लिए हलाल है और हम उसका गोश्त खा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ पे इस्लाम एक मेजर रिलीजन नहीं है, वहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो नहीं किए जाते। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जानवर को प्रॉपर तरीके से ज़िबा किया जाए या बिस्मिल्लाह पढ़कर या कलमे पढ़कर ही ज़िबा किया जाए। उनके कुछ अपने तरीके होते हैं। कभी कभी उनकी कुछ मशीन्स लगी हुई होती हैं जो खुद ब खुद एक इंसान का भी काम करती चली जाती हैं और जानवर काटे जाते हैं, मतलब ज़िबा नहीं किए जाते बल्कि उनको काटा जाता है। तो वो गोश्त हमारे लिए हलाल नहीं होता, हम ऐसे गोश्त को अपने लिए हराम कंसिडर करते हैं। तो जितने भी मुसलमान हैं जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे इस्लाम एक मेजर रिलीजन नहीं है या जानवरों को ज़िबा नहीं किया जाता, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उन्हें हलाल मीट नहीं मिलता। तो पाकिस्तान इस मामले में फॉर्चुनेट है, यहाँ पे जानवरों को ज़िबा किया जाता है खाने से पहले। तो यहाँ से जानवरों को प्रॉपरली ज़िबा करने के बाद वो गोश्त एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी कि दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता है उन लोगों के लिए जो मुसलमान हैं, दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं और हलाल मीट खाना चाहते हैं।
सो पाकिस्तान ऑल्सो एक्सपोर्ट्स, यानी कि हम दूसरे मुल्कों में भी गोश्त भेजते हैं, स्पेशली वेयर देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर हलाल मीट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है हलाल मीट की। अपार्ट फ्रॉम मीट मैनी अदर बाय प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सिर्फ मीट ही नहीं, यानी कि सिर्फ गोश्त ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि चीज़, इसके अलावा वूल, स्किन, जितनी भी बाय प्रोडक्ट्स हैं जो हमें इस लाइफ स्टॉक को पालने के नतीजे में मिलती हैं, वो भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। पाकिस्तान हैज़ द रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वुलन गुड्स, यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो नेचुरली चीज़ मौजूद हो। अब हम अगर जानवर पालेंगे तो उनकी जो वूल है दैट इज़ अ रॉ मटेरियल, वो कुदरती तौर पे मौजूद है, अल्लाह की तरफ से बनाई गई है। तो हमारे पास वूल है फॉर मेकिंग वुलन प्रोडक्ट्स, जो कि हम यूज़ करते हैं कारपेट्स बनाने में, इसी तरह टॉवल्स बनाने में और बहुत सी चीज़ें बनाने में जो कि वुलन प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। कारपेट्स आर वन ऑफ आवर लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स। तो जो कारपेट्स हैं, यानी कि जो वूल से बनाए जाते हैं, वो हमारे लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स में शामिल है, यानी कि हमारे कारपेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड फेमस हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब तो ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज भी लग गई हैं जिनमें मशीन्स पर कारपेट्स बनाए जाते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई इलाके हैं और ऐसे कई घराने हैं जो अपने हाथों से कारपेट्स बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 5 कि लाइफ स्टॉक हमारे एग्रीकल्चर में क्या रोल प्ले करता है। तो हमने ये पूरा टॉपिक अभी अभी डिस्कस किया, जिससे आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर्स में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।